आप सभी प्रिय साथियों का डे 37 में हार्दिक स्वागत है। और डे 37 हमारा सब्जेक्टिव वाइज है इन्वायरमेंट, पर्यावरण का। पर्यावरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर ही ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। जो नए साथी हैं उन्हें मैं बता दूं, ये 2000 MCQ की सीरीज है, जिसमें आपका 2.5 साल का करंट अफेयर प्लस बेसिक शामिल किया जा रहा है NCERT का। अगर जिसने बेसिक भी अच्छे से नहीं पढ़ा है, अगर वो 2000 MCQ कर लेता है तो उनका फुल रिवीजन और फुल कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। यूपीएससी प्री में अगर आप इस सीरीज को बहुत ईमानदारी से करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो 50 प्लस क्वेश्चन सही कर कर आप आएंगे। सी सेट खुद आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सी सेट मेरे चैनल पर भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। आने वाले समय में पढ़ाया जाएगा। इसमें भी स्मार्ट अप्रोच से ही काम किया जाएगा, जिस तरीके से जीएस पेपर फर्स्ट में स्मार्ट तरीके से काम किया जा रहा है। यह एमसीक्यू केवल प्री 2026 के लिए नहीं है। आप 27, 28 में भी जो पेपर दे रहे हैं वो देखें, क्योंकि ये एनसीईआरटी का फुल कवरेज है। और पीसीएस वाले भी इस सीरीज को अच्छे से देखें, क्योंकि एनसीईआरटी इसमें शामिल है। चलिए, हमारे पास 20 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना। यहाँ देखने का प्रयास करो कि हमसे गलत पूछ रहा है या सही। काफ़ी बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। कथन में 100% की श्योरिटी होनी चाहिए। श्योरिटी आपको आएगी, धीरे धीरे आप क्वेश्चन करते जाइए। और डेली करंट अफेयर में 21 MCQ आते हैं, उनको करते जाइए। आपकी श्योरिटी बढ़ जाएगी 4 से 5 महीने में। जो शब्दों का हेर फेर होता है उनको ध्यान में रखें। लगातार, पूर्णतः, पूरी तरह, केवल, इन 90% केस में गलत होते हैं। 10% में सत्य होते हैं। जहां सत्य होते हैं मेरी क्लास के माध्यम से उन्हें कवर कर लिया जाता है। इनको आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। गहरे समुद्र में खनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्लैरियन क्लिपरेटन जोन CCZ प्रशांत महासागर में स्थित एक प्रमुख क्षेत्र है जो पॉलीमेटालिक नोडल से समृद्ध है। देखिए, यहाँ पर आपको हिंद महासागर किया जा सकता है, अटलांटिक महासागर किया जा सकता है। इन चीज़ों का आप याद रखें, यहाँ से हेरफेर होगी। जहाँ पर मैं इस तरीके से गोला बनाऊं, वहाँ से ही यूपीएससी आपसे हेरफेर करेगा। इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। कोबाल्ट क्रिस्टल्स मुख्य रूप से समुद्र के तल के नीचे ज्वालामुखीय गतिविधि वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। इसका जो आंसर है वो ये बिल्कुल सत्य है। अब तीसरा क्यों है गलत, यहाँ देखिए। क्योंकि कोबाल्ट क्रिस्टल मुख्य रूप से समुद्री पर्वतों की ढलानों पर पाए जाते हैं, ना कि केवल ज्वालामुखी बेल्ट्स पर। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। आप देखेंगे कि आप इतने आत्मविश्वास अपने आप को महसूस करेंगे और आराम से क्वेश्चनों को आप करना सॉल्व कर देंगे। चाहे वो आप 2023 का सबसे कठिन पेपर था यूपीएससी का, उठा लीजिएगा। मेरी 2000 MCQ सीरीज को ध्यान से देखकर आप देखेंगे कि आप उसमें भी 50 प्लस क्वेश्चन ठीक कर देंगे। अगर आपको मुझे आजमाना है तो आप 2023 से भी आजमा सकते हैं। आने वाले 2026 में तो आराम से 75 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिखेंगे, जिसमें से आप 50 करने में सक्षम होंगे सही। ब्लू कार्बन के बारे में इन कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। और मेरी क्लास में डेली करंट अफेयर में भी ब्लू कार्बन काफ़ी बार मैंने पढ़ाया है। यह तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा संचित कार्बन को संदर्भित करता है। मैंग्रोव और समुद्री घास, मैंग्रोव जो वन है और समुद्री घास के मैदान स्थलीय वनों की तुलना में बहुत अधिक दर से कार्बन अवशोषित करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी का आपका कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एनसीईआरटी करंट मिक्स लाइन लाई जाती है। जब इन पारिस्थितिकी तंत्रों का क्षरण होता है तो वे भारी मात्रा में, किसमें, भारी मात्रा में
मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर हेर फेर करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये शब्द का यूज किया जा सकता है। जहां पर भी हेर फेर होती है बहुत अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ। व्याख्या जरूर आप लोग पढ़ा करिए और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप जब मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे चैनल के, उसमें मिल जाएगा। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में हमें विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। बताइए। इसमें 2030 तक पृथ्वी के कम से कम 30% हिस्से को संरक्षित करने का लक्ष्य 30 रखा गया है। बात बिल्कुल सत्य है। यही फ्रेमवर्क COP26 नहीं, COP शायद 26 तो नहीं है, इतना मुझे याद है, जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। नहीं, इस चीज को याद रखना। यही यूपीएससी, स्टेट पीसीएस वगैरह आपसे गेम खेलेंगे या कह देंगे ट्रैप में आपको फंसाएंगे। इसका उद्देश्य खतरनाक कीटनाशकों से होने वाले जोखिम को, यहाँ पे सन बदली जा सकती है, 2028 किया जा सकता है। इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो आपको भी बहुत अनुभव हो जाएगा कि चीजें कहाँ से हमसे गलत की जा सकती हैं या करवाई जा सकती हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सही था, मुझे अच्छे से याद था, COP15 में ही अपनाया गया था। तो आप पढ़ाई करते हैं तो 100% श्योरिटी आपको ऐसे ही आ जाती है। मुझे भी अभी नहीं, मैं काफी समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए श्योरिटी आ जाती है कथन में। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। ग्रीन वॉशिंग कई बार पढ़ा चुका हूँ और यूपीएससी इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन बना चुका है। पर यूपीएससी कभी कभी क्या करता है, कुछ क्वेश्चन को रिपीट करता है, पर उनको सेम रिपीट नहीं करता है, वो क्या करता है, कथनों में हेर फेर कर देता है। उसी टाइप से मैंने इस पर क्वेश्चन बनाया है। बताइए इसका आंसर। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंपनियां अपने उत्पाद को वास्तव में होने वाली तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल दिखाती हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भारत में संस्थागत निवेशकों के लिए ग्रीन वॉशिंग को रोकने हेतु, देखिए यहाँ पर आपको सेबी की जगह क्या कर सकता है, आरबीआई। इस चीज का भी याद रखिएगा। यही छोटी छोटी चीजें होते हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम हॉल में हम पढ़ा हुआ भी गलत कर आते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन क्रेडिट के माध्यम से शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करना। मुख्य उद्देश्य देखिए यहाँ पर जो है आपको इस शब्द से घुमाया जा रहा है, मुख्य उद्देश्य। ठीक है, ये देखिए क्यों कथन 3 गलत है, क्योंकि ग्रीन वॉशिंग कोई उद्देश्य नहीं बल्कि एक नकारात्मक अभ्यास है जिसे रोकने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से यूपीएससी, स्टेट पीसीएस आपको ये लाइन लिख देंगे और आप सोचेंगे हम तो पढ़ के आए हैं, ये बात तो बिल्कुल सत्य लग रही है, चलो इसको मारते हैं, और आप इसका ऑप्शन मारेंगे डी, जो कि गलत है। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम लोग याद नहीं रखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ नोट्स बनाने पर हमारा फोकस रहता है। करंट अफेयर पढ़ लें, नोट्स बना लें, और एग्जाम आते आते आपको लगता है कि आपने पढ़ाई ही नहीं की है, आपको आत्मविश्वास ही अंदर से नहीं आता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। 1 महीने पहले टेस्ट सीरीज लगाने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ही गलत सोच है। आप शुरुआत से ही टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, मेरे जैसे मैं करा रहा हूँ, 21 डेली में कराता हूँ, 2000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चली रही है। आने वाले समय में एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन भी लाऊंगा, पूरी एनसीईआरटी क्वेश्चन के माध्यम से कवर करूंगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। नगोया प्रोटोकॉल, यह आनुवांशिक जेनेटिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के उचित बंटवारे से संबंधित है। बात सही है। भारत इस प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, ये बात देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। यह प्रोटोकॉल विशेष रूप से केवल समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के अंतर्गत, ये बात भी बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य है। ये दोनों ही बातें क्यों हैं गलत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। मीना माता कन्वेंशन के संदर्भ में विचार करिए, करंट में था काफी समय से। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाना है। पारा बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। पारे का उपयोग छोटे पैमाने पर सोने के खनन में प्रमुखता से किया जाता है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा बड़े,
छोटे की जगह बड़े कर सकता है, आप गलती करते, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे छोटे को बड़ा कर दिया। तो अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपका पढ़ा हुआ भी गलत होगा। इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहिए, आप भी माहिर हो जाएंगे, खिलाड़ी हो जाएंगे प्री निकालने में। भारत ने अभी तक इस कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की है, ये बात बिल्कुल गलत है, कर दी है। देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन, इसके 2 क्वेश्चन बने हैं आज। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा सा डेप्थ में बनाना था, तो एक क्वेश्चन इस टाइप का, एक क्वेश्चन और बनाया हुआ है, उसे भी आप लोग करिएगा, आएगा इसी सीरीज में ही। फ्लाई ऐश के उपयोग के बारे में करंट अफेयर का है। इसका उपयोग कंक्रीट और ईंट निर्माण में सीमेंट के विकल्प के रूप में, ये करंट में रहा है आपके 2024 में भी, 23 में भी और 22 में भी, और अब 26 में भी है। ठीक है, तो लंबे समय से है, इसलिए यूपीएससी का ध्यान इस पर है। इसमें आर्सेनिक, लेड और कैडमियम जैसी भारी धातुएं हो सकती हैं। भारत सरकार ने थर्मल पावर प्लांट के 100% फ्लाई ऐश उपयोग को अनिवार्य कर दिया। ये बिल्कुल याद रखना है ना। यहाँ पे स्वैच्छिक किया जा सकता है अनिवार्य की जगह, ठीक। यहाँ पर आपका 80% किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों से आपको गुमराह कर दिया जाएगा और ट्रैप में फंसा लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में हमें बताना है कौन सा कथन सही है। बताइए इसका आंसर। यह दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है जो कोरल सागर में स्थित है। देखो ये बिल्कुल याद रखना, यहाँ पे सागर का नाम बदला जा सकता है। कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब समुद्र के तापमान में गिरावट आती है और जीव जंतु शैवाल मर जाते हैं। बताओ, कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब समुद्र के तापमान में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, ना कि गिरावट। आप लोग देखिए, अभी ही इसको गलत करने वाले ही थे। इसे यूनेस्को द्वारा खतरे में विश्व विरासत की सूची में डालने की सिफारिश की गई है। 1 और 3 कहाँ है? सी ऑप्शन में। व्याख्या पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसमें करंट अफेयर में अभी मैं काफी क्वेश्चन करा चुका हूँ। सो जो मेरी डेली करंट अफेयर क्लास देखते हैं, मैं अपने साथियों से उम्मीद करता हूँ कि वो इसको गलत नहीं करेंगे। बताइए, यह यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित एक कार्बन टैक्स है। इसका उद्देश्य उन देशों से आयातित वस्तुओं पर कर लगाना है जिनके पास सख्त कार्बन उत्सर्जन नियम नहीं है। यह मुख्य रूप से कृषि और कपड़ा क्षेत्रों पर केंद्रित है, मुख्य रूप से नहीं। व्याख्या पढ़िएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। अभी वियना और मॉन्ट्रेक्स को मैंने कंबाइन करके भी एक क्वेश्चन इसी सीरीज में बनाया है ना, क्योंकि कहीं से भी आपसे कोई चीज भी किसी तरीके से पूछी जा सकती है जो PYQ एनालिसिस कहता है, इसलिए कोई भी चीज मैं रहने नहीं देता हूं। यह रामसर कन्वेंशन के तहत आदिभूमियों की क्या है, एक सूची है। इसमें वे स्थल शामिल हैं जहां मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन आया है। भारत का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इस रिकॉर्ड का हिस्सा है। और बताओ और कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग। एक तो ये है और एक लोटक झील। लोटक झील कहाँ स्थित है, ये बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गैंडा के संरक्षण पर आपको विचार करना है। बताइए इसका आंसर। करंट अफेयर में रहा है। यह IUCN की लेटेस्ट लिस्ट में, इसको याद रखना, सुवेद में श्रेणी में आता है, जबकि पहले यह, अब आपको क्या कंफ्यूजन किया जा सकता है कि लुप्त प्राय को यहां कर देगा और सुवेद को यहां कर देगा। ठीक है, गलती मत कर देना। भारत में इंडियन राइनो विजन 2020 का लक्ष्य गैंडों की आबादी को केवल कांजीरंगा तक सीमित करना था। बताइए, असम का पवित्र वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये PCS वाले याद रखें, पवित्र वन्यजीव अभ्यारण्य का है असम में। दुनिया में गैंडों के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व के लिए जाना जाता है। तो आपसे डायरेक्ट भी ऐसे पूछा जा सकता है कि दुनिया में गैंडों के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व के लिए कौन सा एक वन्यजीव अभ्यारण्य जाना जाता है। PCS वाले याद रखें, पवित्र वन्यजीव अभ्यारण्य।
क्वेश्चन नंबर देखिए व्याख्या, और व्याख्या इसमें थोड़ी सी विशेष इसलिए दी कि यूपीएससी आपको देखो लिख भी दिया है, ठीक है, सब कुछ है, एक ही क्लास में आराम से रिवीजन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के 2022 के, ये क्वेश्चन मैं बहुत पहले भी करा चुका हूँ, इसको थोड़ा बदल के लाया हूँ, बताइए इसका आंसर। संशोधित अधिनियम ने अनुसूचियों की संख्या 6 से घटाकर 4 कर दी है, यहाँ पे 5 किया जा सकता है 4 की जगह, आपको ट्रैप में फंसाने के लिए, बिल्कुल सत्य बात है, 4 ही है। अनुसूची 1 अब उन प्रजातियों के लिए जिन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त है। नए संशोधन के तहत हाथियों के धार्मिक उद्देश्यों के लिए हस्तांतरण एवं परिवहन को पूरी तरह, देखिए पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया नहीं। बस इसी तरीके से आपको मार्क करके पढ़ना है एग्जाम हॉल में, बाकी देखिए आपको सारी चीजें दे दी हैं। ऐसे पूछा जा सकता है पीसीएस में कि अनुसूची दे दे और कह दे मिलान करिए, तो अनुसूची 4 पौधे, सिटीज वाली प्रजातियां, कम सुरक्षा और सुरक्षा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पारिस्थितिकी अनुक्रम एनसीईआरटी, बताइए इसका आंसर। लिथोसेरे नगन चट्टानों पर शुरू होने वाला एक प्राथमिक अनुक्रम है। पायनियर प्रजातियां वे होती हैं जो सबसे अंत में एक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र बनाती हैं। नहीं, वो तो नहीं होती, ये बात गलत है। द्वितीय अनुक्रम हमेशा प्राथमिक अनुक्रम की तुलना में तेज होता है क्योंकि मिट्टी पहले से मौजूद होती है। हमेशा शब्द का यूज है, 1 और 3 सही है, 1 और 3 हमारा सी में है, सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, 2 था गलत, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। न्यूट्रोफिकेशन और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में। एनसीईआरटी और करंट प्लस है ये, क्योंकि न्यूट्रिफिकेशन इस बार करंट में आर्टिकल्स में काफी रहा है। बताइए इसका आंसर, तो सही हमसे पूछा है। यह जल निकाय में पोषक तत्वों विशेषकर नाइट्रोजन और फास्फोरस की अत्यधिक वृद्धि की प्रक्रिया है। बात है, एल्गी ब्लूम के कारण पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर तेजी से बढ़ता नहीं घटता है। उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग यह संकेत देती है कि जल अत्यधिक प्रदूषित है। आपको पूरा अच्छे से देखिए, सब व्याख्या करके अच्छे से समझाया गया है, आप अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, कार्बन सिंक और कार्बन क्रेडिट, ये दोनों ही मैं बहुत अच्छे से अपनी क्लास में करा चुका हूँ, बहुत पहले भी, इनको मिक्स करके लाया गया है। बताइए इनका आंसर। मिट्टी वायुमंडल के बाद पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा कार्बन सिंक कौन सा है, तो वायुमंडल, उसके बाद मिट्टी है पृथ्वी पर। कार्बन ऑफसेटिंग के तहत एक कंपनी अपने स्वयं के उत्सर्जन को कम किए बिना दूसरे क्षेत्र में वृक्षारोपण के माध्यम से उसे संतुलित कर सकती है। तो आपसे इसकी अवधारणा भी पूछी जा सकती है कि हाल ही के समाचार पत्रों में रहा कार्बन ऑफसेटिंग, ठीक है, तो याद रखना। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा अधिक होने से मिट्टी की उर्वरकता और जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। यहाँ किया जा सकता है कि कम हो जाती है, यहाँ कम शब्द का यूज किया जा सकता है। तो तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। कहाँ ट्रैप है मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16, ये देखिए मॉन्ट्रियल रिपोर्ट और वियना कन्वेंशन, बताइए इसका आंसर। मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मुझे लगा मैंने मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के विषय में, पर हाँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के विषय में है। इसमें आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। बताइए इसका आंसर। वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक रूपरेखा है, लेकिन इसमें उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य नहीं थे। देखो यहाँ पे लिख सकता है कि थे, लक्ष्य थे, नहीं थे बल्कि, है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किगाली संशोधन का लक्ष्य एचएफसी के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना, ठीक है। एचएफसी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं देते, बहुत गलत बात है दोनों। देखिए
ये क्या है? कॉन्सेप्ट ट्रैप है। ये ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन वे शक्तिशाली ग्रीनहाउस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 20 मिनट हो चुके हैं, आज थोड़ा सा 3 मिनट हम लेट चल रहे हैं, कोई नहीं, होता है कभी कभी। जैव विविधता हॉटस्पॉट के मानदंडों के संदर्भ में आपको विचार करना है, बताना है कौन सा कथन है सही। किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए उसमें कम से कम 15,000 संवहनीय पौधे की स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए। बिल्कुल याद रखना, यूपीएससी ऐसे ही आपसे पूछेगा, आप ट्रैप में मत फंसना। फिर बोल रहा हूँ, मेहनत करके जाओ मेरी क्लास के माध्यम से। उस क्षेत्र ने अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम से कम 70% हिस्सा खो दिया होना चाहिए। यहाँ पे 80 किया जा सकता है। भारत में 4 हॉटस्पॉट, हिमालय, भारत बार्मा, पश्चिमी घाट। अब देखिए यहीं पर एक गलत हो गया, अरावली लिख दिया उन्होंने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। देखिए यहाँ गलती कर सकते हैं आप, एग्जाम हॉल में गलती मत करिए, वहां पर आपके जीवन का सवाल है। इकोसिस्टम सेवाओं के वर्गीकरण पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है बताइएगा। प्रधान सेवाएं भोजन, पानी और लकड़ी जैसे उत्पाद। सांस्कृतिक सेवाएं आध्यात्मिक आनंद और मनोरंजन। विनिमय सेवाएं पर्यावरण और जलवायु नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 19। एक फ्लाई एश का मैं पहले आपको कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, और ये फिर से एक क्वेश्चन बनाया, बताइए। इसमें सिलिका, एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड होते हैं, लेकिन भारी धातुएं जैसे पारा अनुपस्थित होती हैं, बताइए। अभी जस्ट मैंने आपको कराया है फ्लाई ऐश। जो समझदार होगा वो आंसर दे चुका होगा अभी तक, दे चुका होगा। इसका उपयोग कृषि में मृदा देखिए ऐसे क्वेश्चन भी कई आते हैं आपकी यूपीएससी में, 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आज भी आपको मिलेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 आज का आखिरी क्वेश्चन। समुद्री अम्लीकरण के प्रभावों के बारे में आपको विचार करना है, बताना है कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है। महासागरों द्वारा CO2 के अधिक अवशोषण से पानी का पीएच मान बढ़ जाता है, घटता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। यह कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता को कम कर देता है, जिससे समुद्री जीवों के लिए कवच बनाना मुश्किल हो जाता है। ठंडे पानी के महासागरों में समुद्री अम्लीकरण की प्रक्रिया गर्म पानी की तुलना में अधिक तीव्र होती है। बिल्कुल लाइन याद रख लेना अच्छे से, दोनों ही। ठीक है, ये रही व्याख्या अच्छे से। और बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, अधिक से अधिक अपने टेलीग्राम ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह फैला दीजिए। जितने जल्दी आप सहयोग प्राप्त करके इस चैनल को ग्रो करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, उतनी ही जल्दी स्मार्ट अप्रोच से काफ़ी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कोर्स शुरू किए जाएंगे। धन्यवाद।